हर साल भारत में 30 से 40% जो कार्डियक केयर मिस होने हो जाने से होती है, वो डेथ्स जो है वो रेगुलरली बढ़ रही थी और 2030 तक वो बढ़ेंगी। 2030 में विल गोइंग टू हिट एपिडेमिक ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो सनफॉक्स का विजन और मिशन ये है कि हम एक मेडटेक R&D कंपनी जो डेमोक्रेटाइज करते हैं हेल्थ बेस्ड टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस या इन चीजों को स्मार्टफोन पे। अभी हमारा मिशन जो चल रहा है वो है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजीज को स्मार्टफोन में लाना और उसको इतना फ्यूचरिस्टिक बनाना दैट द डायग्नोसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट particular diagnosis becomes easy for a layman also and for a diagnostic interpreter also like a cardiologist and everyone। तो एक ECG ऐसी मशीन है जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रिकॉर्ड करती है, स्ट्रोक आने वाला है या स्ट्रोक हो रहा है या एक हार्ट अटैक हो रहा है, ये सारी चीजें भी पता चल जाती है। उस मशीन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए एक डिवाइस है, उसमें एक वायर यानी कि इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है, दूसरा एंड जो है USB केबल से स्मार्टफोन पे कनेक्ट होता है। ओके, उनको कनेक्ट करके आपको अपने चेस्ट पे पुट करना है और उसको इंटरप्रेट करके देगी कि क्या ये एरिथमिया है, क्या ये नॉर्मल है, क्या इस बंदे को हार्ट अटैक होने की संभावना है। जिस तरीके से आज की डेट में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बढ़ेंगे, जिसकी मतलब कम होने की संभावना नहीं है। क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट यश ठाकुर। आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। ये एक ऐसे गेस्ट है जो शार्क टैंक में गए और ऑल शार्क्स डील लेके आए हैं। इनका नाम है नितिन चंडोला, हु इज द CTO एंड द को-फाउंडर ऑफ सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट टेकप्रेन्योरशिप, अबाउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ द बिजनेस एंड द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। सो आई होप यू स्टिक टू द एंड ऑफ द एपिसोड। व्हाट वाज योर लाइफ ट्रैजेक्टरी लाइक? कि आपने पहले थोड़े साल आपने जॉब करा, फिर वो सेल्फ रियलाइजेशन आया। हाउ डिड दिस कम टू योर माइंड? So prior to getting into this, one must know कि हर बंदे की कंडीशन तो अलग अलग होती हैं। Correct. हर कोई अपनी अपनी लाइफ की जर्नी से निकल रहा है। So it's not a generalized term that how the idea should come. For people who are having a lineage of business, it can come from the day when they grew in that particular Correct. family कि मुझे बिजनेस करना है। करेक्ट। पर हम लोग जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। करेक्ट। ठीक है, तो हमें तो मतलब स्ट्रगल करना है। वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, ये वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। और इंडिया में भी अब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट सेक्ट से है, जिनके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है या एक ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई भी उनकी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग सिनेरियो में थे, कोई गांव में था, कहीं पे किसी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें थी। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था, आई वाज बोर्न बॉट अप इन देहरादून। I did my schooling from Carmen in Dalanwala, Dehradun, and after that I went to the college for mechanical engineering, Graphic Era, and I did my BTech and MTech from there. So after while I was in school, there was no idea that whether I will going to do any kind of entrepreneurship. कोई डिस्कशन भी नहीं था स्कूल में? नहीं, बहुत ही अल्लड़ वाला हिसाब किताब था कि पढ़ रहे, ट्यूशन जा रहे हैं, किसी ने बोल दिया AEEE निकालो, किसी ने बोल दिया कि IIT निकालो। हमारे टाइम पे तो वही हुआ करता था। इंजीनियरिंग वाले ये तो फिर तो इंजीनियरिंग मतलब आई यूज्ड टू लव फिजिक्स वेरी मच, आई यूज्ड टू लव बायोलॉजी, आई यूज्ड टू लव केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तभी हमारे बोर्ड्स में। ठीक है, इतना प्यार करते थे मुझसे, जिससे आप प्यार ज्यादा कर लो ना तो वही छोड़ के चले जाती है ना। तो केमिस्ट्री वाज वन ऑफ देम एंड फिजिक्स आई यूज्ड टू लव अ लॉट। मतलब फिजिक्स को हम ऐसे पढ़ते थे कि पढ़ा, अपने को कहानी की तरह सुनाया, एंड आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स टू माय पेरेंट्स एंड योर पेरेंट्स। यस, कि क्या उन्हें समझ में आया। क्योंकि रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था अगर कोई चीज अगर आप पढ़ना चाहते हो या समझना चाहते हो, अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, तो पहले दूसरे को टीच करो। अगर वो समझ पा रहे हैं तुम्हारी बात को तो यानी कि तुम समझ गए। सो हमने उसी फिलोसफी को किया। तो आई यूज्ड टू लव फिजिक्स। तो साइंस से तो पहले से ही प्यार था। एंड आफ्टर दैट आई शिफ्टेड माय क्राइटेरिया कि अपने को इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग करना है, पर दोनों ही नहीं निकले। AEEE भी नहीं निकला, IIT भी नहीं निकला, मतलब कि कहीं पे सरकारी कॉलेज में निकल जाए, कुछ कर ले। देन आई जॉइंड माय यूनिवर्सिटी, मेरा जो अल्मा माटर है ग्राफिक एरा। I did my like 3 years of engineering was kind of very considered towards the studies and all. Still there was no idea of entrepreneurship. Many people were saying कि अगर आपको अपना बिजनेस भी करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने बोला नहीं, मेरा कोई क्राइटेरिया ही नहीं था कि बिजनेस करना चाहिए या हम लोगों को कुछ नई चीज बनानी चाहिए। I was just focus on my studies and how to get a job out there in the market, like most of the people who were searching it for. And in due course of time में हम लोगों ने
ये पाया कि थर्ड ईयर में जाते जाते मार्केट वॉज डाउन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर एंड हमें एक प्रकार की ना वो हो जाती है अंदर से एक गैप सा फील होने लग गया मार्केट में दैट वी माइट नॉट गेट प्लेस और वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग टू शो केस आवर थिंग्स बिकॉज वी वर ऑल्सो नॉट दैट मच गुड इन द स्टडी इन मेमोराइजिंग पावर तो मैं मेरे हिसाब से तो था तो देन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्चुअली डिसाइडेड टू मेक अ team called Geo Motorsports and then we started making cars and that. तो पहले वाली कार में तो मैं नहीं था उनके साथ बट व्हेन आई सॉ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो उन्होंने एज अ टीम वॉन्ग उन्होंने एक कार बनाई थी कार टाइप की तो बहुत मजा आया देखने में देन दे स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल FS फॉर्मूला स्टूडेंट कार्स तो मैंने बोला मैं जाऊंगा बिकॉज आई हैव टू पार्टिसिपेट समवेयर टू नो मोर डेप्थ ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू हैव टू गेट इनटू दिस सो वहां पे मैं व्हीकल डायनेमिक इंजीनियरिंग की तरह उन्होंने रखा था तो वहां पे हमने सारी डायनेमिक्स डिजाइन वगैरह सारी मैथमेटिक्स ऑल रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग मजा ही आ गया बिल्कुल ऐसे तृप्त हो गया ऐसा फील हुआ कि तृप्ति आ गई बिल्कुल कि क्या चीज सीख ली बिल्कुल दिमाग खुल गया इस मामले में और ये सबके साथ हुआ सबके साथ क्योंकि हमने ये देखा कि जो उस बैच में रहे ना वो हर में उनका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो एसेंट्रिक हो गया उस प्रोजेक्ट के बाद ऑल ऑफ देम थॉट कि उनको कुछ नए ही काम करने दे डोंट वांट टू वर्क फॉर समवन बिकॉज दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस और उसको उन्हें एग्जीक्यूट करना है ऐसे ही करके फिर मैं वहां पे अपनी टीम में मैं रजत से मिला जो मेरा सनफॉक्स का डायरेक्टर CEO एंड फाउंडर है कॉलेज के टाइम पे बीटेक कर रहे थे हम उस टाइम पे एंड इट वाज लाइक थर्ड ईयर आई वाज डूइंग सम ऑफ द रिसर्च पेपर एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम मिले हमें एक कॉमन टीचर हमारे एक टीचर थे उन्होंने मिलाया था एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद रजत. And Rajat was also doing some research work and other things and he was much more dynamic in the area of the research and everything. मैं शुरू ही कर रहा था क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ रहा था और मेरा क्राइटेरिया हमेशा ये रहा है कि पढ़ने का कि पहले पढ़ लो फिर जाके एग्जीक्यूट करो. तो मैं बहुत बाद में मैंने रिसर्च शुरू किया जैसे थर्ड ईयर में मैंने शुरू किया पेपर्स वगैरह पब्लिश किए एंड एवरीथिंग हैपेंड. देन हमने जब वो कार बनाने पे बैठे तब मेरे उससे ज़्यादा डिस्कशंस गहरे हुए उस मामले में डिज़ाइनिंग के मामले में टेक्नोलॉजी इसके बारे में व्हाट विल गोइंग टू हैपन एंड देयर वाज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थॉट इनटू दैट एंड दैट सिंक्रोनाइजेशन वाज विद अदर पीपल आल्सो. फिर हमने वो जब कार बनाई एक साल बाद तो वी टुक इट टू बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट FS के लिए फॉर्मर स्टूडेंट के लिए और वो हमने रन कराई वो. दिस वाज व्हाट ईयर इन कॉलेज? इट वाज इन 2016 जनवरी 2000. आप कौन सी ईयर में? सेकंड ईयर में थे? नहीं मैं लास्ट ईयर में. लास्ट ईयर फोर्थ ईयर. सो द थिंग इज दैट कि उसके बाद ना मन जैसा नहीं लगा काफी चीजों में कि जॉब करनी चाहिए वगैरह. तो हम लोगों ने निकाले भी मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह निकाली गए भी मन भी लगा. मैं कंपनी के तो क्या नाम लूं क्योंकि उन कंपनियों को ज्वाइन किया पर वहाँ हमारा मन नहीं लगता था और उन्होंने बोला कि खुद ही चले जाओ. तो इट वाज काइंड ऑफ फायरिंग काइंड ऑफ थिंग हैपन. तो हमने बोला ठीक है. एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगस्त के टाइम पे जब मैं पास व्हेन आई पास फ्रॉम माय कॉलेज तो मैं रजत से मिलने आता था. मैंने बोला यार इन चीजों में मन नहीं लग रहा है ये वो चीजें हैं. एंड मतलब वो जॉब जिसमें चेयर पे बैठे रहो आपको एक पर्टिकुलर टास्क आएगा यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग उस टाइम उसमें मन नहीं लगता है. जवानी एक ऐसी चीज है ना जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. इफ यू डोंट यूटिलाइज इट इन अ राइट वे इन अ राइट सेंस वो सफाइस नहीं करती है. ठीक है. सो उस टाइम पे इतनी एनर्जी थी एंड आई एम टॉकिंग कि 2016 में मैं नियर अबाउट 23 साल का हूँगा तो 22 साल का हूँगा. ठीक है ना. तो हम लोगों के अंदर एनर्जी इतनी थी कि भाग जाते थे कहीं पे भी कुछ भी कर लेते थे किसी से भी नेटवर्क कर लेते थे. खैर आज भी वैसी है पर थोड़ा सा अमाउंट कम. पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी थी. आप तो फिर रजत ने बोला कि एक प्रोजेक्ट है एक बाइक का प्रोजेक्ट है उसको ना वो बुलेट वाली बाइक है उसको इलेक्ट्रिक बाइक बनाना है. और उस टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भूत तो था ही. हम कार बार बनाए तो बाइक भी बनाएंगे. तो हम एक टेम्पो ले गए और वो बाइक को उठा लाए. वो बाइक को हमने डिसअसेंबल किया और दोबारा उसे असेंबल कैसे करता हम भूल गए. तो वो बाइक बहुत सालों तक ऐसे ही हमारी उसमें हाँ वो प्रेमिसेस कंपनी के प्रेमिसेस में पड़ी रही. हर कोई बोलता था ये क्या है तो हम बोलते थे ये हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है जिसको हम इलेक्ट्रिक बाइक बनाएंगे. ठीक है. तो ऐसे करके तो वो चला. फिर वो बंदा जिसके हम बाइक लेके आ गए तो वो भी वापस आ गया हम पे कि भाई मेरी तो बाइक थी तुमने तो ऐसे ऐसे किया. तो हमने बोला बिजनेस बनाओगे ऐसा कुछ. हमने बोला नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा.
ये इसके प्रोजेक्ट के जब हमने क्यूमुलेटिवली लगाया कि कितना खर्च आएगा, उसमें लगा कि 1.5-2 करोड़ तो सिर्फ प्रोटोटाइप बनाने में आएगा, और 1.5-2 करोड़ जो है हम घर से तो नहीं ला सकते थे क्योंकि किसी के घर में इतने पैसा तो थे नहीं। देन वी स्टार्टेड द बूटस्ट्रैपिंग थिंग। तो बूटस्ट्रैप किया हम लोगों ने, अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। कई जो हमारे सीनियर्स थे उनको एमटेक में हेल्प करना, दे यूज्ड टू पे अस। इनिशियल कैपिटल कितना लगा? कुछ भी नहीं, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव अ जनरेशन वेल्थ दैट वाज गिवन बाय आवर फादर्स एंड इट वाज अ लैपटॉप। ठीक है, क्योंकि बीटेक में तो उस टाइम पे क्रेज था कि जैसी बीटेक ज्वाइन किया, यू नीड टू हैव अ लैपटॉप। एंड हम कैड कैम डिजाइनिंग वाले थे सारे, उसमें सीखा था, तो हमारे पास वही यूज करते थे। तो हमने उसमें डिजाइन वगैरह सिमुलेट करके ट्रांसफर करना शुरू किया। फिर आए कुछ प्रोजेक्ट 15,000 रुपए के, 20,000 रुपए के, बूटस्ट्रैप किया, लाइक फॉर 2-3 years इट वेंट ऑन। This was happening till December 2016. And December 2016, Rajat actually came in contact with Saurabh, who is another co-founder of the company. He takes care of the software part. So वो सॉफ्टवेयर लीड या CTO सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे वो मिले, तो इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम किया था जो सेंसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स थे। तो उसका एक कॉन्सेप्ट था कि सेंसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐप में डेटा दिखाना है वगैरह, तो ये सारी चीजें उसमें चल रही थी। एंड दिस इन 2017 दे शोकेस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट that it was an ECG kind of wave that was coming from some device। उसको वो प्रोजेक्ट किया, वहाँ पे प्रोजेक्ट को IIT रुड़की दिखाया। IIT रुड़की में ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड जीता, और कई लोगों से अच्छी फीडबैक्स आए हमें वहाँ पे। लाइक इनिशियल आपको एक प्रोडक्ट फीडबैक चाहिए होता है, वैसा। कौन सा ईयर रहा ये? 2017 में। तो वहां से हमने 15,000 रुपए जीते, तो हमें लगा तो अब तो बादशाह बनने का समय आ गया है, तो अब हम जाएंगे ECG की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर ECG डेवलप शुरू किया। मैंने जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से आता था, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की थोड़ी सी नॉलेज तो थी, तो हमने उसको एक्यूमुलेट किया, और फिर मैंने उसके ऊपर कार्डियोलॉजी भी पढ़ी और सिग्नल प्रोसेसिंग भी पढ़ा। क्योंकि आपको कोई भी चीज प्रोडक्ट बनानी है, आपको हर एक फोटे का और हर एक फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खासकर। सो जब कार्डियोलॉजी पढ़ी वगैरह पढ़ी, तो हमने नियर अबाउट 2 years लिए, फ्रॉम 2017 to 2019 दिसंबर, उस पूरे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, स्पंदन ECG बना। तो ये जो आप बोल रहे हो कि कार्डियोलॉजी आपने पढ़ी, आपको थोड़ा सा नहीं आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन लगा? बिकॉज दिस इज बायोलॉजी एंड this is sciences and all of that. It's not proper physics, chemistry or whatever in your domain. तो मतलब कार्डियोलॉजी तो टेक्निक, काफी सारी चीजें टेक्निकल भी होंगी जो आपको समझनी पड़ी होंगी। वो चैलेंजिंग लगा आपको? चैलेंजेस पता है कहाँ आते हैं? चैलेंजेस वहां आते हैं जब बायोलॉजी को आप बायोलॉजी की तरफ पढ़ो। तो हमने बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की तरफ पढ़ी नहीं। मतलब जो मेडिकल साइंसेज होते हैं, इट्स अ वे डिफरेंट। एंड इफ यू आस्क अ डॉक्टर समथिंग अबाउट मेडिकल साइंस, द लॉजिक्स एंड द लॉज लुक्स अ वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट लुक्स लाइक इन अ फिजिक्स। सो हमने ना हार्ट को एज अ मैकेनिकल ही पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल एक एनालॉजी में प्रोड्यूस करता हूँ, और मैं इस मामले में हेलुसिनेट बहुत ज्यादा करता हूँ कि हार्ट वर्क्स लाइक अ इंजन। इट वर्क्स लाइक एन इंजन। So if something the blood comes, it gets pumped out. Same goes, it has an inlet, it has an exhaust. Same goes in the heart, same goes in the engine also. It has an inlet of the fuel and outlet. So हम उसी तरीके से पढ़ते थे। जहाँ 4 strokes पढ़ी जाती थी, 4 stroke इंजन की होती है, वहीं पे हम strokes की जगह रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन वगैरह ये टेक्निकल टर्म्स पढ़ते थे। तो हमने हेलुसिनेट कर लिया कि अगर मुझे इंजन को पढ़ना है, हार्ट है, ये दिल का इंजन है, मतलब एक शरीर का इंजन है। ठीक है, तो शरीर के इंजन की तरह ही हमने उसे एनालॉजी क्रिएट की और उसकी तरफ पढ़ा। और उसमें हम, मेरे जो काम है, मेरे मेंटर्स काम है, मेंटर्स कार्डियोलॉजिस्ट मेरे काम है, जिसमें मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर हैं, वो मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। हाँ, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, है ना। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उस चीज को समझने में। फिर उनके साथ बैठ के हमने एल्गोरिदम्स डेवलप किए। उस एल्गोरिदम को आज भी हम अपने मशीन्स वगैरह में चलाते हैं। सो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये लर्निंग पीरियड था। पर फर्स्ट टाइम जब हमने उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया 2019 में, दिसंबर में हमने सोचा था, दिसंबर या समवेयर नियर अबाउट नवंबर, तो वहां सबने शुरू किया। एंड देन द कोविड हिट इन 2020। फिर उसके बाद जो कोविड हुआ तो उसमें सेल्स बिल्कुल नहीं हुई। एंड देन उसके बाद जो था रेस्ट इज हिस्ट्री। तो 2020 के बाद हमने दोबारा रीसेल शुरू किया। एंड रीसेल शुरू करने के बाद द शार्क टैंक एंड एवरीथिंग हैपेंड। गाइस, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। Majority of our viewers are not subscribing to the channel, so please make sure that you do subscribe to the Mentality. Shark Tank was in what, 2000 and? In 2022. Yeah, January 2022 it was aired. इसमें मेन चीज आपको एक
एक साइकोलॉजिकल चीज भी होती है नितिन, दैट यू नो कि अगर मैं किसी में घुस रहा हूँ, दैट इनिशियल फियर ऑफ फेलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो डिड इट क्रॉस योर माइंड एट सम टाइम कि, या फिर पता था कि मैं घुस गया उसमें, सक्सेस तो होगा? नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब आपको फियर किस चीज से लगता है? फियर तब लगता है जब आपको फेल होने का वो रहता है, तो फियर तो हमेशा रहता है। तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो हमारे फियर तो होता ही है, होल्ड करने के लिए जो फियर होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपके दोस्त, आपकी को फाउंडिंग टीम। को फाउंडिंग टीम अगर रेगुलर बेसिस पे आपकी माली हालत पे भी हर दिन दिख रही है उस टेक्नोलॉजी को वर्क करते हुए, कि वो उस पर काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ आगे बढ़ा रहे हैं, सो वो फियर जाता रहता है। वो फियर रह नहीं जाता आपके साथ, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन, लाइक देयर इज अ culmination of each and everyone's effort to make it happen. That's what happened with us also. तो जैसे जैसे हमारे साथ लोग, हमारे co-founders वगैरह जुड़ते गए, we thought that we are on the right path, because there is a probability that why they are joining, there must be a reason for that. और उनके भी हर दिन आने के एफर्ट, क्योंकि जब मैंने कंपनी में अपनी कंपनी में काम करना शुरू किया था, आई वॉज गेटिंग 5,000 रुपीज, ठीक है ना, क्योंकि उतनी थी, एक महीने का 5,000 रुपीज ही मिल सकता है। 2016-17 की बात बोल रहा हूँ। फिर लोग आए, औरों को भी देना शुरू किया सैलरी, देन वी सी कि हमारी थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ रही है, एंड इवेंचुअली दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ सेम थिंग, एंड दे यूज्ड टू कम एवरी डे, दे डू डिजाइनिंग, दे डू डेवलपमेंट ऑफ द ऐप, दे डू the development of the PCBs, testing, everything was happening like an office. तो उनका जो परसेवरेंस है, वो एक्चुअली में उस फियर को जो है कम कर दिया वहां पे। नहीं तो कई केसेस में ऐसा हुआ है कि जब पैसे नहीं थे, कई केसेस में ऐसा हुआ है कि किसी को भी नींद नहीं है रातों को, एंड मोस्टली इट वाज मोर टॉर्चरस फॉर द फाउंडर्स, co-founders, but not for the employees, but eventually we got out of it. तो fear तो हमेशा रहता है, but the thing what lessens the fear is the commitment to your work, the compassion to your work. तो compassion एक स्टार्टअप में होना, एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत जरूरी है। भले वो फटे हाल हो, पर अपने आइडिया को अगर वो लीव करके जा रहा है, वो मतलब यानी कि वो फेल करके जा रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो को कमिटमेंट, कंपैशन होना वो की स्ट्रेंथ है। कंपैशन का मतलब ये है कि नहीं, मेरे को करना है तो करना है, क्योंकि अब देखो दो चीजें हैं इसमें भी, इसको भी समझने। तो फियर कैसा? फियर सिर्फ हमें भी नहीं था, हमारे घर वालों को भी था, और सबके घर वालों को था कि जो ये चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, ये उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो ये चाह रहे हैं क्या, इन पे ये पैसा कब तक कमाएंगे, कब तक स्टेबल होंगे, बिकॉज देयर इज एसोसिएटेड टास्क टू एवरीवन्स लाइफ, ठीक है ना। उन्हें शादी करनी है, फिर घर बनाना है, ये करना है, बाकी और चीजें भी, तो वहां पे वो चीज होनी, स्टेबिलिटी कब तक आएगी? तो हमने बोला स्टेबिलिटी विल हिट ऑन अ सिंगल डे, इट विल नॉट गोइंग टू हिट इवेंचुअली ग्रेजुअली लाइक अ जॉब, राइट। ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप में या धंधा करने में जो ये चीज है, जो आपको बिजनेस करना है, उसमें ये है कि आपको जो पूरी प्रोस्पेरिटी है या फिर जो सक्सेस है वो एक ही दिन मिलेगी। एक दिन वो मिल गई, फिर वो चलती रहेगी, पर वो एक दिन के लिए, उस थ्रेशोल्ड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, द राइट टाइम। पेटीएम के साथ भी सेम था। पेटीएम वेटेड फॉर मेनी ऑफ द इयर्स फॉर इट्स मैक्सिमम यूज, और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उनकी रियलिटी एंड उनका थ्रेशोल्ड आ गया कि जहाँ पे वो एक्सपेंड कर सकते हैं, और सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। तो सेम चीज हमारे साथ भी हुई। वी वर वर्किंग 2017, 18, 19 निकल गया, 20 आ गया, तो वी वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ फंडिंग्स। थोड़े बहुत ग्रांट्स हमें मिल रहे थे, उससे थोड़ा बहुत चल रहा था, एंड इट वाज काइंड ऑफ फाइन। मैंने आई वाज सेइंग कि चल अगर मैं 11,000 12,000 रुपए भी कमा रहा हूँ तो मैं उससे 2,000 रुपए सेव कर रहा था अपने, ठीक है। बट इट वाज नॉट काइंड ऑफ थिंग कि मैं बहुत लेविश लाइफ जी रहा था। फिर हर किसके मन में था कि व्हाट इफ दिस फंड एंड्स, व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ विल गोइंग टू सर्वाइव, ये फियर हमेशा रहता था। पर डे टू डे कमिटमेंट्स, कंपैशन जो टीम का होता था, और घर वालों का साथ, फैमिली का साथ, फैमिली का आप पे ये भरोसा होना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो वो चीज फियर को वॉश आउट कर देता है। ये मेन चीज है, फेयर पर होता है हर जगह पे। Sunfox as an organization, you are building ECG devices for cardiovascular diseases and all of that. जब आप ये डिवाइस आप सोच रहे थे बनाने के लिए, उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या हो रहा था कि इफेक्टिव कैसे होगा? व्हाट वर द चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी,
कॉस्ट कंपेटिटिव होना चाहिए एंड ट्रस्ट लेवल होना चाहिए एंड कंज्यूमर के लिए. सो व्हाट वाज दैट लाइक? तो सनफॉक्स का विजन और मिशन ये है कि हम एक मेडटेक R&D कंपनी जो डेमोक्रेटाइज करते हैं हेल्थ बेस्ड टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस या इन चीज़ों को स्मार्टफोन पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे. तो बहुत एक ब्रॉडन विजन है. अभी हमारा मिशन जो चल रहा है वो है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजीज को स्मार्टफोन में लाना और उसको इतना फ्यूचरिस्टिक बनाना दैट द डायग्नोसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस of that particular diagnosis becomes easy for a layman also and for a diagnostic interpreter also like a cardiologist and everyone. हमारा जो मेन कोर्स जो शुरू हुआ इसको करने का वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू हुआ कि हर साल भारत में नियर अबाउट 30 से 40% जो कार्डिक केयर के मिस हो जाने से होती है वो डेथ्स जो है वो रेगुलरली बढ़ रही थी और 2030 तक वो बढ़ेंगी. करेक्ट. ठीक है. और 2030 में विल गोइंग टू हिट अ एपिडेमिक ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज लाइक राइट नाउ वी आर सीइंग कि वो सडनली कभी भी आ जा रहे हैं एंड इट इज ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ फूड दैट वी आर हैविंग, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर हैविंग. वी आर कंटिन्यूअसली ऑन द मोबाइल फोन्स, वी आर नॉट हैविंग मोर ऑफ द एक्सरसाइजेस. खाने में अडल्ट्रेशंस हैं, खाने में अडल्ट्रेशन भी नहीं होंगी तो उसके अलावा जो जंक फूड है उसका इंटेक ज्यादा है. तो ये सारी चीजें एक प्रोस्पेक्ट सेट कर दी थी आने वाले समय पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से डेथ होने वाली है एंड मोस्ट ऑफ देम इफ विल नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कार्डियक केयर, फॉर द पर्सनल कार्डियक केयर पर्टिकुलरली, the death rate will going to increase which are basically undiagnosed. तो कुछ ऐसी डेथ्स हो जाएंगी जैसे जिनको चेस्ट पेन हो रहा है, बोल रहे गैस हो रही है, अजवाइन खा लिया. सिम्टम्स भी थोड़े बहुत ओवरलैपिंग होते हैं. हाँ, सिम्टम ओवरलैपिंग होता है. हाँ. अब जैसे मैं एक चीज बताऊं, मुझे एक बार यहाँ पे जलन टाइप की हुई थी. आई थॉट कि मुझे फैटी लीवर हो गया. तो पीपल मेक एन ओपिनियन कि मुझे ये हो गया और आज की डेट में चैट जीपीटी वगैरह आ गया तो अनट्रेंड डायग्नोसिस और बढ़ गया. ठीक है ना. तो पीपल कम विद देयर ओन डायग्नोसिस टू द डॉक्टर को डायग्नोसिस करेक्ट करने पड़ते हैं. काफी डॉक्टर्स उससे परेशान हैं कि पहले गूगल करके आगे चैट जीपीटी करके आगे आप उनसे पूछो. ठीक है. तो देयर आर वेरियस टेस्ट फॉर दैट. तो सेम चीज लोगों के साथ घर पे भी होती थी. दे आर हैविंग अ हार्ट अटैक, दे नेवर नो, क्योंकि अब सीने में जलन और सांसों में तूफान है. तो उन्होंने कुछ अजवाइन वगैरह खा ली. अजवाइन खा के वो सोच रहे हैं सही हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे जब वो उठ नहीं पाए, दे आर काइंड ऑफ डेड एंड सडन कोलैप्स हो जाना, ये सारी चीजें हो रही हैं. तो इससे पता चलता है कि मिसडायग्नोसिस के बाद अवेयरनेस भी एक मेन पॉइंट है जो कि नहीं पता लोगों. तो यहाँ से हमारी जो मेन इंटेंट है वो कंपनी का शुरू हुआ कि लेट्स गो टू दिस मिशन दैट वी हैव टू इरेडिकेट द अनडायग्नोस्ड कार्डियक डेथ्स by 2030 by introducing some kind of tool, and that tool was an ECG machine. So ECG मशीन जो है वो एक प्रिलिमिनरी टूल है जो हर जगह कार्डिक केयर में यूज होता है डायग्नोस करने का. फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि ECG मशीन होता क्या है एग्जैक्ट. हाँ, तो एक ECG मशीन ये होती है कि जो आपके हमारा जो हार्ट है वो इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स प्रोड्यूस करता है. राइट. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है रेगुलर बेसिस में पूरे बॉडी में. वो जो है ब्लड फ्लो क्रिएट कर रहा है और उसका एक अपना इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल भी होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. दैट्स व्हाई पेसमेकर लगता है. जब इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल फेल होता है तो एक पेसमेकर लगता है कि वो इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल को सपोर्ट करे. राइट. सेकंड, एक ब्लड फ्लो मॉड्यूल होता है. ब्लड फ्लो मॉड्यूल मतलब आर्टरीज, धमनियां. तो आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज एंड इनके थ्रू वो ब्लड फ्लो होता है जो पूरे बॉडी में होता है. आई थिंक सो एक कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादा बेटर बता सकेगा उस चीज को. बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम हमारे खाना पीना रहन सहन की वजह से उन जो कार्डियक कोरोनरी आर्टरीज है उनमें ना ब्लॉकेजेस हो जाते हैं. ठीक है. तो वो ब्लॉकेजेस जो प्लेग बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना बीपी की वजह से, या फिर जो है जो वो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ जाती हैं. राइट. इनकी वजह से जो होता है चेस्ट पेन सिम्टम्स, ये सारी चीजें होती है. तो ये सारी जो चीजें है ना, आर्टरीज ब्लॉक हो जाना, ये सारी ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को भी इफेक्ट करने लगती हैं हार्ट के. तो एक ECG ऐसी मशीन है जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को रिकॉर्ड करती है और उस हार्ट के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के बेसिस पे जो ECG की वेव, जैसे आप देखते होंगे पिक्चरों में आते हैं कि वो हार्ट बीट आती है, उनके हर एक पैरामीटर्स में जो चेंजेस होते हैं वो ये बताते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या आपको किसी प्रकार की हृदय गति में कोई चेंजेस हैं, अरिथमियास बोलते हैं उसे. राइट. वैसे टाइप की हैं, स्ट्रोक आने वाला है, ये सारी चीजें एक ECG से पता चल जाती है.
स्ट्रोक आने वाला है या स्ट्रोक हो रहा है या एक हार्ट अटैक हो रहा है, ये सारी चीजें भी पता चल जाती है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो प्रिडिक्टिव भी होते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जो डायग्नोस्टिक भी होते हैं, यानी कि कुछ चीजें अभी भी चल रही होती हैं, कुछ चीज ऐसे पैरामीटर होते हैं जिससे पता चल जाएगा कि हाँ नहीं ये होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप ईसीजी में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हमने उस टूल को बनाया, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट ईसीजी मशीन बनाई जो नॉन कॉम्प्लेक्स है एक आम आदमियों के लिए। उस मशीन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं किसी भी क्राइटेरिया में। इवन मिलिट्री इज यूजिंग इन वेरियस ऑफ द लोकेशंस राइट नाउ स्पंदन को। तो आप किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हो। वहां पे आप हार्ट चेकअप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सिम्टम फील होता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे हाउ डू यू यूज इट, इसको मतलब आपको कैसे वो थोड़ा सा बताओ। क्योंकि देखिए एक डिवाइस है, उसमें एक वायर यानी कि इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है, दूसरा एंड जो है यूएसबी केबल से स्मार्टफोन पे कनेक्ट होता है। ओके, स्मार्टफोन में आप स्पंदन ईसीजी को डाउनलोड करिए, स्पंदन ईसीजी ऐप में उसमें लॉग इन वगैरह करिए और जो उसमें मॉड्यूल दिए हुए हैं कोई भी मॉड्यूल यूज कीजिए। जैसे 12 लीड का मॉड्यूल है, लीड 2 का मॉड्यूल है, अरिथमिया टेस्ट का मॉड्यूल है, राइट, ईसीजी मॉनिटर यानी कि अगर कंटिन्यूस मॉनिटर करना, अलग अलग मतलब उसके लिए बना है, वो यूजेबिलिटी के लिए बना है। तो बेसिकली एक 12 लीड ईसीजी को यूज किया जाता है। तो उनको कनेक्ट करके आपको अपने चेस्ट पे पुट करना है और फिर आपको वो रीडिंग्स जो हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड रेगुलर बेसिस पर डिवाइस को अपनी सिग्नल्स भेजनी है, उस डिवाइस की जो सिग्नल्स हैं उनको ऐप कैच करेगी और उसको इंटरप्रेट करके देगी कि क्या ये एरिथमिया है, क्या ये नॉर्मल है, क्या इस बंदे को हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो उस चीज को वो प्रेडिक्ट करके बताती है। एंड फिर आप उस रिपोर्ट को या तो हमारे डॉक्टर को भेज सकते हैं, क्योंकि हमारी भी डॉक्टर इंटरप्रिटेशन की सर्विसेज हैं, और वो आपको पर्सनली अगर कोई बहुत क्रूशल पॉइंट पे प्रॉब्लम लग रही है, वो आपको पर्सनली कंसल्ट करके आपको डॉक्टर के पास पुट करवाएंगे बेसिक लोडिंग डोज के बारे में बताने के लिए। तो बेसिक अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है जो कि आपको लगता है कि हार्ट अटैक का है, तो उसमें सबसे पहले तो एस्पिरिन लेने के लिए डॉक्टर कंसल्ट करते हैं कि आपको पहले एक एस्पिरिन लेनी है और हॉस्पिटल भागना है सीधे। तो कभी भी ऐसा हो और वो डिटेक्ट हो जाए कि हार्ट अटैक चल रहा है, तो एक एस्पिरिन खा के सीधे रश टू द हॉस्पिटल। दैट इज द फर्स्ट थिंग अ पर्सन, दैट इज द एडवाइजरी फ्रॉम द डॉक्टर्स बेसिकली। सो स्पंदन जो है वो जैसे बीपी मॉनिटर्स है ना, तो बीपी मॉनिटर्स हमारे वहाँ हर घर में अब मिलने लगे हैं। डायबिटीज के मॉनिटर्स हर जगह मिलने लगे हैं। सेम हमारा जो बिजनेस का विजन है वो ये है कि ये जो डिवाइस है वो हर घर में मिलना चाहिए प्राइमरी केयर के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आज की डेट में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बढ़ेंगे, जिसकी मतलब कम होने की संभावना नहीं है, वो अनडायग्नोस्ड नहीं जाने चाहिए। क्योंकि अगर वो अनडायग्नोस्ड गए तो डेथ्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी। एवरी हार्ट अटैक शुड बी डायग्नोस्ड एंड शुड बी ट्रीटेड इन अ राइट वे। सो दैट इज द मेन मोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। सो आई वाज गोइंग थ्रू योर वेबसाइट आल्सो, उसमें स्पंदन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो वो वेरिएंट्स क्यों है एंड उसकी फंक्शनिंग दूसरे वेरिएंट से कितना डिफरेंट है? Every device that you see in that particular website is basically an ECG, but their intended use, where it has to be used, is actually changed on the basis of the variants. So जैसे हमारा जो एक प्रोडक्ट है स्पंदन ECG, वो बहुत फ्लैगशिप वेरिएंट है। जब हमने कंपनी स्टार्ट की थी तब वो वेरिएंट लाए थे। वो थोड़ा सस्ता बिकता है, अफोर्डेबल रेट्स में बिकता है, ताकि जो लोग अपने घर में अफोर्ड करना चाहते हैं नॉर्मल रेट्स पे वो चीज उसको एक्सेस कर सकते हैं उस डिवाइस को। एक वेरिएंट आता है स्पंदन नियो इंटेंडेड है घर पे भी यूज करने के लिए, और एक हेल्थ कैम्प को ही कर रहा है, उसको भी ट्रीट करने के लिए। उसका जो इंटेंट है वो ये है कि लेस वेरिएबिलिटी एंड टेरेबिलिटी। क्योंकि अगर किसी डिवाइस में बहुत ज्यादा मूवेबल पार्ट होंगे तो जल्दी टूटेगा, ये हमें बेसिक मैकेनिकल में बताया गया। तो उसमें हमने मूवेबल पार्ट सबसे कम रखे हुए हैं ताकि वो टूटे और वो खराब ना हो जल्दी, और वो किसी भी सेक्शन में यूज हो सके, किसी भी एरिया में यूज हो सके। तो जो हमारा स्पंदन नियो IP65 रेटेड डिवाइस है। तो और हम जो है इस सेगमेंट में इंडिया से पहले IP65 ECG डिवाइस है, इनकेस प्रोटेक्शन। तो आप पानी में डुबो के भी वो खराब नहीं होता, ना उसमें रस्ट लगती है ना कुछ लगता है। एंड वी हैव टेस्टेड एंड ट्राइड इट इन मैनी लैब्स, तो हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स भी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो अपना स्पंदन प्रो आता है, जो अभी नया क्लिनिक खोल रहे हैं, अपना कार्डियोलॉजी का क्लिनिक खोल रहे हैं, कोई नए प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, उनके लिए वो डिवाइस है जो कि अभी सिक्वेंशियल डेटा लेके प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। दे डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस, दे वांट टू हैव मोर फुटफॉल ऑफ द पेशेंट्स, बट दे वांट टू केटर द पेशेंट्स। अगर वो बंदा चेस्ट पेन लेके आ रहा है तो मिस ना करे, वो जनरल प्रैक्टिसिंग से शुरू कर रहा है, उसके लिए वो डिवाइस है। और एक आता है हमारा स्पंदन अल्ट्रा 12L, वो एक
रियली एक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो थोड़ा एक्सपेंसिव है सारे वेरिएंट से, और वो बेसिकली हॉस्पिटल आईसीयूज वगैरह में यूज होने के काम आता है। तो ये अलग अलग इंटेंडेड एरिया के हिसाब से हमने अलग अलग डिवाइस और वेरिएंट्स डेवलप किए हैं। तो वही चीज आप वेबसाइट में जाएंगे तो वही चीज देखेंगे, और उसमें जो आपका प्राइसिंग वेरिएबिलिटी भी आ जाती है कि किस तरीके की डिवाइस किसके लिए। तो जो बेसिक ले पर्सन है वो 2 डिवाइस यूज कर सकता है, स्पंदन लेगेसी और स्पंदन नियो। जो जनरल प्रैक्टिशनर है, जो अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, वो प्रो से शुरू कर सकता है। और जो कार्डियोलॉजिस्ट है या जो हॉस्पिटल या इमरजेंसी केयर में यूज करना चाहता है, स्पंदन अल्ट्रा करता है। तो इंटेंट के हिसाब से वेरिएशंस हो जाता है। इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंडियन जैसी मार्केट में? एक्चुअली में इंडिया की मार्केट में इनोवेशन ही सेल करता है। हाँ, मतलब अगर आप देखें तो सारे जो टेक्निक्स हैं वो इवेंचुअली वेस्टर्न टेक्निक्स ही हैं ज्यादातर। मतलब इवन ईसीजी इज अ वेस्टर्न टेक्निक। हमारी जो टेक्निक्स हैं वो श्रुति और स्मृतियों में, मतलब जो आयुर्वेद में लिखी है वो हमारी टेक्निक्स हैं। अब उनके बारे में अलग से डिस्कशन होने वाला पॉइंट है कि उसको कैसे वैलिडेट किया जाए। तो जो भी टेक्निक्स हैं हमारे, जितने भी हम टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, वो सारी वेस्टर्न वर्ड से आई हुई टेक्निक्स हैं। तो कल्मिनेशन ऑफ दोज टेक्निक्स टू मेक अ न्यू solution for a thing that is being there in the market for there in the public for a long time, वो driven होगा इनोवेशन से। तो इंडिया के लिए इनोवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमारे वहाँ कोई चीज अभी डिस्कवर हुई भी है तो बहुत कम है। ठीक है, जैसे सीवी रमन है, उन्होंने स्पेक्ट्रो रवन रेस के ऊपर काम किया है, पर ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टेक्निक्स पर काम किया, पर अभी उनके वायबिलिटी नहीं दिखेगी ये मार्केट्स में। भले ही उसका साइंटिफिक लेवल पे, इसरो के लेवल पे, बाकी और चीजों में बहुत अच्छा वायबिलिटी है, पर अभी उनकी टेक्निक्स की मार्केट की लेवल पे नहीं देखी गई हैं। पर जो हमारे पास जो टेक्निक्स अवेलेबल है नियर अबाउट, वो सारे मार्केटेबल है। ठीक है, उनकी कोई ना कोई एप्लीकेशन है जो कि डेली बेसिस पे यूज हो रही है। तो इनोवेशन एक मेजर रिक्वायरमेंट है इंडिया के लिए, कि वो कल्मिनेट करे, अलग अलग चीजों को प्रोजेक्ट करें, ये इस चीज के लिए, ये इस चीज के लिए, ये प्रॉब्लम है। तो मैं लोगों को फाइंड आउट जो प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी वो ग्रास रूट पे जाके करनी पड़ेगी, लोगों की प्रॉब्लम्स देख के करनी पड़ेगी। कई बार कुछ कंपनीज जो है अपना काम शुरू ऐसे करती है कि वो दिमाग में सोचती हैं कि ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम होगी, वो प्रोडक्ट बना देती हैं, उसके बाद जाती है मार्केट में कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। पर एक्चुअली में जो अप्रोच मैं भी यूज करता हूँ और हमारी पूरी कंपनी यूज करती है, हम बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज करते हैं। तो हम ग्रास रूट लेवल पे फाइंड आउट, प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, एंड देन यू, हाँ, और कितने मेजरली वो अवेलेबल है, देन वी इनोवेट ओवर द थिंग्स। मान लीजिए आपने एक स्मार्ट होम बना दिया, पर स्मार्ट होम बनाने के बाद उसमें रहने मुझे सिर्फ 6 दिन आना है, तो उस स्मार्ट होम का कोई फायदा नहीं, उस इनोवेशन का कोई फायदा नहीं। ठीक है, एंड इवेंचुअली जैसे फॉर एग्जांपल मतलब अगर बात करें इनोवेशन के लेवल की, फ्रूगल इनोवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रूगल, हाँ, अफोर्डेबल, क्योंकि इंडिया में भले हम वी आर अ बिग इकोनॉमी, पर मैक्सिमम लोगों की कुछ लेवल तक ही अर्निंग है। तो हमें उस जो अर्निंग लेवल्स हैं उनको देखने के लिए उसके अनुसार बनाना चाहिए। मतलब ऐसा भी ना हो कोई टेक्निक जो आपने मास लेवल के लिए निकाली पर वो बहुत महंगी हो गई, कोई बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है बहुत अच्छी, पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हमें अफोर्डेबल रेट्स में ही इनोवेशन करना पड़ेगा और करना चाहिए। जैसे स्पंदन है, इट इज वन ऑफ द इनोवेशन फ्रॉम इंडिया ओनली। तो वो भी केटर किस चीज को कर रहा है, हम डायरेक्टली यूएस कंपटीटर से डील कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे कंपटीटर्स हैं वो यूएस बेस्ड हैं, तो एक अच्छा स्वभाव भी आता है अंदर से, एक अच्छा एक फीलिंग आती है कि इंडिया इज डायरेक्टली कंपीटिंग टू सच काइंड ऑफ ब्रांड्स आउट देयर। सो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को इनोवेशन के बारे में जो है वो सिंस 11-12 से ही बता देना चाहिए। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें भी उनका इंटरेस्ट, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, या भले वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज है, किसी और के भी इनोवेशन, किसी और के भी टाइप के इनोवेशन हो, उसमें इम्पार्ट करना बहुत जरूरी है। जो बच्चों के एफर्ट्स है, तब जाके उनका दिमाग खुलेगा। अब जैसा आप मेरी ही बात ले ले, मेरा दिमाग जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया एफएस का, तब जो जाके खुला है वो। अच्छा, ठीक है ना, तो तब जाके आई है अंदर से स्पिरिट आई है कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। राइट। क्या हम मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, क्या हम लंग कैंसर के लिए काम कर सकते हैं, लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए काम कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि लोगों के जिन लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है
वो सही हुए हैं, पर उनकी जो पूरी ओवरऑल एफिशिएंसी है बॉडी की, वो उस लेवल पे आई नहीं जो उससे पहले थी, हार्ट अटैक होने से पहले थी। क्या उसको मैनेज करने के लिए कुछ अपडेट कर सकते? मेडिकल, डिफेंस, एरोस्पेस, एफएमसीजी, एनी सेक्टर यू टेक, वहां पे सब में इनोवेशन के लिए अभी एरिया खाली है। जब आप एक डिवाइस की बात करते हो तो यू इन योर माइंड एंड व्हाट सनफॉक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग टू मेक इट टेक्निकली मोर एक्यूरेट, एक चीज ये होगी टेक्निकल एक्यूरेसी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना कितना टफ है? कि अगर आपने कोई चीज अफोर्डेबल की है, कॉस्ट कटिंग की है, पर कॉस्ट कटिंग से क्या होना चाहिए ना कि क्वालिटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं तो वही बाई करूँ। इसमें एक चीज क्या है ना कि ये भी डिपेंड करता है कि एक्चुअली में कंज्यूमर को किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, उसको भी एक सर्वे करने की जरूरत है। माइट बी द कंज्यूमर मस्ट नॉट बी नीडिंग अ 5 स्टार क्वालिटी, दे मस्ट बी नीडिंग अ 3 स्टार क्वालिटी, बट ऐसा है कि चल जाए, काम चल जाएगा। ओके। सो एक तो ये है, अब जैसे बाकी और पहले कारें चला करती थी, उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने नहीं होते थे, पर वो अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी दिया करती थी, पर वो हाईली सेलेबल, हाईएस्ट सोल्ड कार्स हुआ करती थी। पर आज की डेट में जो मल्टीपल कंपटीटर्स आ गए सेफ्टी फीचर्स को लेके विद अ गुड फ्यूल एफिशिएंसी, दे आर कंपेल्ड, दीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर कंपेल्ड टू मेक इट मोर वायबल बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन दैट मार्केट्स। इसलिए ये क्वालिटी मेंटेन करना और एक्यूरेसी उसके साथ मेंटेन करना और अफोर्डेबल रेंज में देना, ये बहुत जरूरी है। पर एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। मैंने आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट बना के दे दिया, पर मैंने बोला कि अभी जो मैं ये 8,000 का दे रहा हूँ, वो आपको अब से 15,000 रुपए का देना पड़ेगा। आप नहीं बाय करोगे, कि आप बोलोगे कि मुझे क्वालिटी में इतना तो चल जाएगा और कॉस्ट में इतना चल जाएगा। सो दैट वी सर्वे कि क्वालिटी में कितना और कॉस्ट में कितना। तो जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है उससे पहले क्वालिटी एंड कॉस्ट का। अब क्वालिटी का मतलब, क्वालिटी का कितना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। इट मीन्स दैट हाउ मच एफर्ट वी हैव टू टेक इन मैनेजिंग द क्वालिटी, and quality is not a kind of quantized entity. quantized नहीं है वो, मतलब सेम क्वालिटी किसी को बहुत अच्छी लग सकती है, सेम क्वालिटी किसी को बहुत खराब भी लग सकती है। ऐसा भी हो सकता है, कई लोग तो बोलते हैं कि एप्पल के आईफोन्स जो आते हैं उनकी क्वालिटी किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को बहुत अच्छी लगती है, कोई टीयर डाउन करके स्क्रैच मार के करता है, तो वो तो उस लेवल तक भी है, इतनी महंगी कंपनियों में भी है। तो हम लोग जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसमें हम इन सबका इक्विलिब्रियम रखते हैं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, एक्यूरेसी रहेगी। जैसे हम डिवाइस की जो हमारी एक्यूरेसी फॉर फर्स्ट 3 डिवाइसेस, स्पंदन ईसीजी, स्पंदन नियो एंड स्पंदन प्रो, दोज कम्स विद द एक्यूरेसी ऑफ 99.7 एंड देयर स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, यानी कि एक्यूरेसी वेरीज फ्रॉम 95 to 97 और 98। पर वहीं पे जहां पे हमने कॉस्ट ज्यादा ली है और वहां हम अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं। जो हमारा स्पंदन अल्ट्रा 12 है वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, वो 60,000 रुपए का आता है। अच्छा, यस। एंड हाउ बिग इज द डिवाइस? इट इज वेरी स्मॉल डिवाइस, यस। तो पर वो हॉस्पिटल केयर के लिए यूज होना है, पहला इंटेंट। मेरा कस्टमर उसकी प्रैक्टिस खराब नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट, एक्यूरेट प्रोडक्ट बनाते हैं। बट देन योर टारगेट ऑडियंस इज द हॉस्पिटल, राइट? यस, देन द टारगेट हॉस्पिटल, यस। दैट एक्सपेंस प्रोडक्ट अगर कोई अपने लिए यूज कर रहा है, वहां हम बोल रहे हैं कि 1-2% थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसमें और इन्फॉर्मेशन तो सारी क्लियर दिखेंगी, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्वालिटी भी हम प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया दे देंगे और एक अफोर्डेबल रेंज में दे देंगे, जहां पे ये तो पता चल सके कि बंदे को एरिथमिया है, हार्ट अटैक हो रहा है, किसी प्रकार का स्ट्रोक होने वाला है, या किसी चीज की ये इन्फॉर्मेशन उसको क्लियरली मिल जाएगी। उसके बाद भी वो डॉक्टर के पास ही जाके वहीं से अपना कोर्स शुरू करेगा, जो अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पर हॉस्पिटल में वो बहुत एग्जैक्ट क्वालिटी चाहिए पड़ती है, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके डिवाइस से ही शुरू होगा, तो वहां पे हम बिल्कुल 100% वाली देते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर, इफ दे वांट 100% फॉर देयर ओन, दे कैन बाय दैट आल्सो। व्हेन इट कम्स टू R&D, देन ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो कि R&D करने से लेके व्हाट आर द मेजर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू डूइंग योर R&D फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और जब वो मार्केट में आता है वो उसका प्रोसेस क्या होता है कि हाउ डज इट रीच द मार्केट? So for my R&D team that I handle over there, so पहला तो हमारा स्टेप ये है कि हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, फाइंडिंग आउट द रिसर्च गैप, फाइंडिंग आउट द गैप इन द मार्केट। तो मार्केट गैप फाइंड आउट करने के बाद वी डू अ सर्वे
कि if this exists we are giving this solution whether will and which kind of solution they want for this. इसको फॉर्मेटिव बोला जाता है. फॉर्मेटिव हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या उन्हें चाहिए मार्केट में, क्या चाहिए एक यूजर को. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए अभी कोई चीज साधन अवेलेबल नहीं है कि वो जिससे पता लगा सके कि वो क्राइसिस में है या वेदर ही इज सेफ. तो हम पहले जाके पूछेंगे भी क्या चीज चाहिए आपको, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किस चीज से क्या आप ये कर सकेंगे, इससे ईसीजी डिवाइस से ऐसे कर सकेंगे, ऐसे कर सकेंगे, आपके लिए क्या लाना है. तो एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना होता है. फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट आइडिएशन स्टेज. तो आइडिएशन हमें करना पड़ता है, एक आइडिया जनरेट करना पड़ता है, ये ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो ये काम कर सके. फिर देन प्रोटोटाइपिंग स्टेज आती है, डिफाइन, आइडिएट, फिर देन प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप दैट पर्टिकुलर थिंग. प्रोटोटाइप करने के बाद हम उसे दोबारा उन्हीं मार्केट में जाकर दिखाते हैं कि हमने ये चीज बनाई है कि आपको ये सूट करेगी नहीं करेगी. टेस्टिंग फेज, बट इट्स अ प्रोटोटाइप टेस्टिंग फेज. तो बताएंगे कि हाँ जी ये होता है, ये सही पॉइंट है, ये नहीं है, फिर वो अपने पॉइंट्स भी देंगे. देन यू अगेन आइटरेट दैट पर्टिकुलर थिंग. प्रोटोटाइप को दोबारा आइटरेट करूंगा. ऐसे करके आइटरेशन करके जब तक सारी क्वेरीज खत्म नहीं हो जाएंगी एक यूजर की, तब तक आप वो करते रहोगे. फिर बाद में आप प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, रेजिस्टेंट डेवलपमेंट करोगे और तब जाओगे. एक तो ये स्टेज होता है, इसे बोलते हैं डिजाइनिंग, क्या डबल डायमंड होता है. सेकंड आता है पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एंड सॉर्ट एनालिसिस. तो पेस्टल में ये होता है कि हम ढूंढते हैं कि जहां हम बेचना चाह रहे हैं वहां की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वहां की लीगल प्रॉब्लम्स, वो कंट्री में ये जो मार्केट है वो कितना पेनिट्रेटिंग है, ये सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ये पेस्टल एनालिसिस होता है. फिर सॉर्ट करते हैं. सॉर्ट का मतलब कोई कंपटीटर तो अवेलेबल नहीं है. अगर कोई कंपटीटर सेम स्पेस पे अवेलेबल है तो कितना प्राइस दे रहा है, उसके पास क्या है, और मैं प्रोडक्ट डेविएशन किस जगह पे ला सकता हूँ, वो सॉर्ट करते हैं. Fourth and the last is the compliances, and it is a very important part. Compliance. तो compliances and regulatories ऐसे particular product के लिए क्या बोलती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईसीजी डिवाइस ले जा रहा हूँ, मेरा कंप्लाइंस जो है वो एफडीए आता है, सीई आता है, इंडियन एमडीआर आता है, या अदर जो कंप्लाइंसेस एंड रेगुलेटरी वो है. अगर मैं इंडिया में हर घर में अल्ट्रासाउंड बोलना शुरू कर दूं, इट विल कॉज अ प्रॉब्लम. व्हाई इज दैट? क्योंकि लोग उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लोग ये भ्रूण की जांच वगैरह करने के लिए लॉज है, एंड अल्ट्रासाउंड कैन कॉज सम काइंड ऑफ इश्यूज ओवर दिस. अच्छा. सो एट ईच एंड एवरी स्पेस यू कांट हैव अ अल्ट्रासाउंड. ओके. हाँ, हर घर में अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो जेंडर इंफॉर्मेशन है वगैरह लाके वहां पे मिस हैपन हो सकती है. दैट्स व्हाई दैट डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया. नहीं तो पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड, पोर्टेबल एरेज आते हैं जिससे आप मोबाइल फोन में लेके कर सकते हो, बट पीपल ओवर हियर नोज इट हाउ टू मिसयूज इट. ओके. तो कंप्लाइंसेस बहुत बड़ा इशू है. कंप्लाइंसेस देखते हैं हम R&D से पहले, और फिर शुरू होती है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग टू मेकिंग इट पोर्टेबल, टू मेक इट डिजाइन कॉम्पैक्ट, टू मेक इट अफोर्डेबल. वहां से हमारी यूनिट मैट्रिक्स शुरू होती है, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है इन चीजों की, क्या क्या मार्केट में कंपटीशन अवेलेबल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्लिनिकल ट्रायल्स. तो जो भी आप नया प्रोडक्ट लाओगे मार्केट में, उसका क्लिनिकल ट्रायल होना जरूरी है, कि जब वो क्लिनिकल ट्रायल हुए अलग अलग सैंपल्स में, उसके आउटकम्स क्या. क्लिनिकल ट्रायल्स आप किसको, हॉस्पिटल्स को देते हैं? हॉस्पिटल्स को देते हैं. हॉस्पिटल के साथ टाइप्स विद हॉस्पिटल्स. और यस वी डू हैव द ट्रायल्स. प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट. यस, अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट. यस, अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वो एथिकल कमिटी से क्लियर होता है, राइट, जो हमारे जो ट्रायल्स किए जाते हैं. क्योंकि हमें वो जो ट्रायल्स होते हैं वो एफडीए, यूएस एफडीए, सीई और इंडियन एमडीआर को भी सबमिट करने पड़ते हैं, राइट, ठीक है ना. तो सीडीएस को वगैरह को सबमिशन करने के लिए नीड टू हैव अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस द डिवाइस इज नॉट दैट मच हार्मफुल राइट नाउ, बट इन्वेसिव में ज्यादा प्रॉब्लम होती है. अगर आपका इन्वेसिव है कोई डिवाइस, यानी कि अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उनमें ज्यादा दिक्कत होती है. पर नॉन इन्वेसिव में इट्स नॉट अ बिग टास्क टू क्लियर आउट द एथिकल क्लियरेंसेस एंड अदर थिंग्स. Now what is your next step? 5 years, 10 years down the line, what is in the pipeline? Any new innovations that Sunfox as an organization is? हाँ, मतलब अब जनरेशन फ्रॉम लास्ट 3 years we are working on the AI systems. तो हम मतलब मिडटेक बेस्ड AI के ऊपर हम लोग जो है इनोवेट कर रहे हैं. और कुछ हमारा प्लान है कि कार्डियोपल्मोनरी में जाना. कार्डियोपल्मोनरी मतलब हार्ट एंड लंग्स, हार्ट इज सेक्स. हाँ, अभी तक हम हार्ट में थे, तो हम हार्ट एंड लंग्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से. सो कुछ वो चल रहे हैं, तो उसको मैं रिवील तो नहीं कर सकता, बट सर्टेनली फॉर द AI वी आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द एल्गोरिथम्स. वी आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ हार्ट फेलियर्स,
We are working in the area of cardiopulmonary. We are working in area of a very well-known space organization to make some kind of portable thing for them to फॉर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. space organizations. अच्छा, तो इस स्पेस वाले में इतना ये हाउ इज इट गोइंग टू हैव बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट No, no. ओरिजिनल? It doesn't have to be a different. We have a forte in the cardiac care technologies, and apart from that, from the sensory technologies also. राइट. So we are developing a different kind of what we call it, a product or a project to monitor all these vitals in a single monitoring systems. So all over the world की space organizations के लिए काम करने के लिए एक singular product ऐसा कुछ बना रहे हैं. And हमारे जो टाई अप्स हैं वो डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से भी हुए हैं. जैसे एक यूनिवर्सिटी है KTU, कॉनर्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राइट. उनके साथ हमारे को टाई अप्स हैं. वी आर मेकिंग अ हार्ट फेलियर मैनेजमेंट सिस्टम विद देम. वी आर मेकिंग अ स्ट्रेस टेस्ट ECG सिस्टम फॉर देम. वी आर मेकिंग अ स्पोर्ट्स मेडिसिन को असिस्ट करने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और तब जाके वो डेटा बताएगा वेदर यू हैव अ ग्रेट स्टैमिना फॉर दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट अबाउट. तो ऐसे टाइप के हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जो चल रहे हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी ऑफ द थिंग्स दैट हैज बीन गोइंग इन द सेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, इन द सेक्शन ऑफ द हार्डवेयर इन प्रोडक्शन आल्सो ऑन अ डेली बेसिस. जब आप स्टार्ट कर रहे थे और जहाँ पे आप अभी हो, तो पहले एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ही आप कौन सी ऐसी स्किल्स जो चाहिए होती है थोड़ा सक्सेस पाने के लिए, ऐसी व्हाट आर दोस इनिशियल स्किल्स दैट यू शुड हैव टू एक्चुअली सस्टेन एज एन एंटरप्रेन्योर? To sustain as an entrepreneur, you need two skills. First is the compassion and the second is the perseverance. And फिर उसके बाद आती है सेकंड, ये सॉफ्ट स्किल्स होनी जरूरी है. फिर उसके बाद आती है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके फोटे और आपके एरिया से रिलेटेड हो. क्योंकि अगर आप उस एरिया का स्टार्ट करें जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है तो पहले 5-6 साल तो आप सिर्फ लर्निंग पीरियड में गंवा दोगे, उसको सीखने के पीरियड में. बट दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट. यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. यस. अगर आपको नॉलेज नहीं होगी या अगर आप उस चीज में करोगे तो अगर कोई सेल्स वाला बंदा या फिर अगर कोई ऐसा बंदा जो कॉमर्स का है वो बोलेगा मैं साइंस का काम करूंगा, इट कैन हैपन. राइट. Certainly you need to have a basic technical knowledge for that. Eventually वो हो जाता है. मतलब there are very less Steve Jobs in the world. मतलब कई बार हो जाता है. There is a chances, probabilities. But most of the time it has been seen कि आप अपने जो फील्ड है उसको छोड़ के कहीं और का स्टार्ट नहीं कर सकते या वहीं कहीं और की पर. दूसरा, उसको सर्वाइव करने के लिए कंपैशन और जो परसेवरेंस है वो होना जरूरी है. आप फेल हो रहे हो उस दिन को भी सर्वाइव करने की जरूरत है. आप सक्सेस हो उस दिन को भी सर्वाइव करने की. आपके पास कोई क्राइसिस हो उसको भी सर्वाइव करने के लिए वो इतनी मोटी चमड़ी होनी जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर पे. तो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. आप लोग आई एम श्योर जब आप काम करे हुए काफी प्रेशर भी आता होगा. हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर? मैकेनिकल इंजीनियर इज ऑलवेज अंडर द क्राइसिस. They are never out of the crisis. Like अगर तुम अभी भी मेरे फाउंडर से पूछ रहे होंगे ना तो वो क्राइसिस में ही होंगे. प्रेशर होगा. बट दैट प्रेशर इज अ गुड काइंड ऑफ प्रेशर बिकॉज वी नो द आउटकम ऑफ इट. That this outcome will going to do this kind of impact on our company, on our initiatives. Right. So जब आपको आउटकम्स के बारे में मालूम होता है, मतलब देयर इज समथिंग, जब आपको लगता है कि आप इतना एफर्ट मारोगे आपको इतना आउटकम मिलेगा इस एफर्ट का, तो वो लोग करते हैं एफर्ट का. पर जो प्रेशर जो एक एंटरप्रेन्योर को फील होता है ना वो तब होता है जब वो एफर्ट लगा रहा होता है ऐसी चीज के लिए जिसका आउटकम नहीं होता. उसे पता है कि नहीं है इसका कोई आउटकम. इट्स काइंड ऑफ रिपीटेटिव थिंग जो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है. जो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप ये करो कि मुझे हर रोज यहाँ पानी लाना है, हर रोज पानी लाना है, तो उसका कुछ आउटकम नहीं होगा. वो चीज एक एंटरप्रेन्योर हेट करता है. तो एंटरप्रेन्योर एज अ काइंड ऑफ उसे हर दिन नई चीज करनी है. उसको हर दिन नई चीज करनी है. वो रिपीटेटिव काम तो कर ही नहीं सकता. मैं जो हूँ, मैं एक रिपीटेटिव काम अगर मुझे आप 2-3 दिन के लिए दे दो ना, मैं सिर्फ पकड़ के बैठ जाऊंगा. सो मैं क्या करता हूँ, मेरे टास्क करने का तरीका ऐसा है कि मैं एक दिन में नियर अबाउट 4 टास्क रखता हूँ. ओके. तो सुबह के 2 घंटे ये करूंगा, दिन के 2 घंटे ये करूंगा, शाम के मतलब आफ्टर लंच आई विल डू दिस टास्क, और 2 घंटे बाद ये टास्क करूंगा. तो मेरा पूरा दिन एक मोनोटोनस वे में नहीं गुजरता, वो बिल्कुल डायनेमिक रहता है. तो 4 घंटे 2 घंटे आपने मीटिंग लेनी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के.
एंड एक बार आपने क्लिनिकल में ध्यान दे दिया, 1 घंटा आपने 1-2 घंटे आपने क्लिनिकल के साथ बैठे, 2 घंटे आप डिजाइन के साथ बैठे, 2 घंटे आप फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ बैठे, और बाकी के रेस्ट जो 4 आवर्स मेरे बचते हैं, आई इम्पार्ट दैट पर्टिकुलर 4 आवर्स इनटू माय ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विच इज एसेंशियल। विच इज एसेंशियल, क्योंकि एट लास्ट यू ऑल्सो हैव सम आइडियाज। तो मेरे अपने खुद के आइडियाज चलते हैं, मेरे अपने आइडियाज के चलते हैं कि हम एआई में क्या कर सकते हैं, हम किस और तरीके से हार्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या क्या और एल्गोरिदम्स और ये चीज आउटकम हो सकती है, ये सारी चीजें, क्या क्या नई डिवाइसेस बन सकती हैं, किनका पीओसी बचा हुआ है। तो ये सारे काम भी मैं अपने अंडर लेता हूँ। फिर मीटिंग करनी है, आउटर रीच करना है, टेस्ट करवाने, ये सारे काम अपने रहते हैं। तो वो कभी मोनोटोनस नहीं रहता। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से मिलोगे, अगर वो मोनोटोनस काम कर रहे हैं तो उसने एंटरप्रेन्योरशिप सीखी नहीं है। तो आप कैसे मैनेज करते हो विद योर वर्कफोर्स कि यार मैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ मोनोटोनस ना हो? जैसे भी आपने बात करी है कि मोनोटोनस काम नहीं होना चाहिए, ये होता है। इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो मैंने ये चीज सीखी भी, पता है अब क्या है कि हम फर्स्ट टाइम मैंने जॉब नहीं किया, अब लगा लो 2 महीने की जॉब क्या काउंट करती है, तो जॉब तो की नहीं, तो कहीं कॉर्पोरेट देखा नहीं। तो हम लोगों ने जैसे अपनी टीम बनाई थी मोटर स्पोर्ट की, आज की डेट में भी अपनी टीम ऐसे ही चलाते हैं। तो मेरी टीम में एक जो है कि आई डोंट टेक देयर फीडबैक्स ऑन द डेली बेसिस, ओके, वीकली बेसिस, या फिर उनसे 2 या 3 दिन में पूछा भाई क्या चल रहा है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होगा देन आई हैव टू आस्क। दूसरा ये है कि माइक्रो मैनेज करने का चीज है नहीं, मतलब आई डोंट लाइक देम टू गेट माइक्रो मैनेज बाय मी, सो वो मैं करता नहीं हूँ। ऊपर से whenever they have some kind of achievement we celebrate it, ठीक है ना। तो अभी में जैसे मेरी टीम थी तो उन्होंने कोई क्लिनिकल पेपर बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश कराया, तो आई टुक देम फॉर दी लंच एंड एवरीथिंग, जितना हो पाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर में ना रखो। कांस्टेंट प्रेशर में इस वजह से कोई बंदा आता है, इस वजह से एम्प्लॉय आता है जब उसको कोई हेल्प नहीं होती। सो द लीडर शुड गाइड देम to how to do this task and what are the timelines that how they should bifurcate things. तो हमारे स्टार्टअप में ये चीज है कि अभी मेरी तो खासकर टीम में ये चीज है कि मैं उनसे रेगुलर बेसिस में पुश नहीं करता हूँ। और ज्यादातर लोग जो टीम में है मेरे, उनके मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल, ऑथराइज्ड टू डू द थिंग्स। सो ऑथराइज एम्पावर करना बहुत जरूरी है, टीम को एम्पावर करना, सेल्फ डिसीजन मेकिंग के हक देना, और उनको ग्रोथ के लिए नेक्स्ट स्टेप बताना कि फॉर एग्जांपल उनकी मोनोटोनस ना हो लाइफ। अगर मैं डेली बेसिस पे एक चीज कर रहा हूँ तो उन्हें बताओ कि वो और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, किस किस एरिया में उन्हें बढ़ना है, तो वहां से उन्हें ग्रोथ भी मिलेगी। एंड ड्यू टू दैट न्यू लर्निंग्स दे विल गोइंग टू हैव एन अप्रेजल और अ प्रमोशन। तो वो चीज हमारे स्टार्टअप्स में चलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काइंड ऑफ हर दिन आके एक ही काम करना है। वो चीज मतलब मुझे भी खुद पसंद नहीं है हर दिन आके एक काम करने। टीम बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स? टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज बेसिकली मतलब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली बाहर से ही आया है। टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? टीम बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि यू हैव टू रिमेन इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, लाइक यू रिमेन विद योर बॉसेस, like you remain with your leaders, like you remain with your CXO team. तो बेसिकली टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज ना एम्प्लॉइज को करने की जगह आई थिंक सो कि CTO CXO उसको करने की जरूरत होती है। ठीक है, इट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉइज आउट देयर, ठीक है ना। इट इज समथिंग दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड बाय द CXOs। तो कम्युनिकेट करने की और एक दूसरे से घुलने मिलने की इंडिया के एम्प्लॉइज में बहुत कैपेबिलिटीज हैं, वो जानते हैं उस चीज के लिए। बेसिकली उनसे जो मिलना जुलना है ना, वो यहाँ के CXOs और CTOs को मिलना पड़ता है। तो बेसिकली वो मैं करता हूँ अपनी टीम के साथ, ठीक है ना। जैसे मेरी टीम है तो उनसे बात की, उनसे पर्सनल डिटेल्स वगैरह इन सब के बारे में बात की, थोड़ा हंसे, वो किधर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में आ जाता है। वेयर इज द HR टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज इज कंसिडर्ड, वो तो चलती हैं नॉर्मल बेसिस पे। आपको प्ले करना है, फुटबॉल खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या फिर हम डेली हमारी जो साल में 2 आउटिंग वगैरह जो पार्टीज वगैरह जो होती हैं, वो तो रेगुलर बेसिस पे चलता है। पर एक जो लीडर को होता है वो डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करना, लोगों को हेल्प करना, टू मेक देम ग्रो एंड टू पुट देयर क्रेडिट्स आउट देयर in front of the CXOs, वो मेन चीज है टीम बिल्डिंग में। See, every organization wants to grow and scale. Scaling की अगर हम बात करें, what are the 3-4 things that are essential for every organization? मतलब ग्रोथ के लिए सबसे पहले इम्पैक्ट क्रिएट करना जरूरी है।
और इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट हमारी, क्योंकि हमारी कंपनी तो डेमोक्रेटाइजिंग हार्ट हेल्थ पे ही आधारित है, तो हम लोगों को तो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है भाई। अगर ये डिवाइस इन लोगों पे लगे तो उनमें से कितने लोगों की जान एक्चुअली में बची। राइट। आपकी जो स्टोरी है ना, वो जब तक आपका यूजर नहीं बताएगा दूसरे को, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नहीं हो रही, तब तक आपका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। राइट। वो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आपने प्रोडक्ट बना के रख तो दिया, पर वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है मार्केट में, या फिर वो इम्पैक्ट यूजर में क्रिएट नहीं कर रहा है जिसके लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ था, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अ फेलियर। तो वो इम्पैक्ट होना जरूरी है। जैसे हम लोगों का केदारनाथ में कैंप लगा था, हमने ये डिवाइस वहां लगाई, तो वहां पे हमने नियर अबाउट 132 133 हार्ट अटैक्स, ओल्ड एमआईज वगैरह इन सबको पकड़ के इन सबको पकड़ा, लोगों को अक्यूमुलेट किया, उनको बोला कि आप रुद्रप्रयाग सेंटर पे जाइए, और वहां पे वो ट्रीट हुए इससे पहले कि वो केदारनाथ चले जाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस यूपी में भी काफी प्रोजेक्ट चले हमारे। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे उत्तराखंड में ही चल रहे हैं, यहाँ पे आयुष सेंटर्स में, उनमें ही हमने डे टू डे बेसिस पे कितने क्रिटिकल रिपोर्ट्स पकड़ी। एंड दीज पीपल आर हेल्पफुल दैट सच डिवाइसेस इन सच पोर्टेबल टेक्नोलॉजीज इन दी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग आउट द पीपल टू सेव देम फ्रॉम द कार्डिक प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले ग्रोथ के लिए तो एक सक्सेस स्टोरी तो होनी जरूरी है, सोशल इम्पैक्ट होना जरूरी है। सेकंड, रेजिलियंस होना जरूरी है टीम में, समझने के लिए कि हमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये सोचे कि मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में इतना ही लिखा है और मैं इतना ही काम करूंगा, इससे पार्ट नहीं करूंगा, इतने टाइम से वो नहीं करूंगा, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। फॉर द ग्रोथ यू ऑलवेज हैव टू गो वन स्टेप अहेड ऑफ व्हाट हैज बीन रिटन इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन इफ योर कंपनी इज इन अ ग्रोथ स्टेज। कंपैशन होना जरूरी है। कंपैशन मतलब you should do what you like. If you're doing the work which you don't like, or you're not eager to do, you must leave that particular thing. So always in a growing company, in a growing stage company, you should have people who are compassionate to do the things. True, correct. ठीक है ना, कि वो ऐसा सोचे कि ये मेरा काम है। मतलब अगर आप ये सोचो कि वो बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में होता है, जब लोग ऐसे आते हैं कि कंपनी में आ जाते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, कंपनी देखे अपना देखे नहीं। जब आप कम लोग हैं तो आप ये सोच के करें कि मेरा काम है, इट विल अफेक्ट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, माय वर्क विल गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो होना जरूरी है उस टाइम पे। रेजिलियंस होना जरूरी है ग्रोथ स्टेज में। रेजिलियंस कैसे, अगर हमारे टाइम पे हुआ था, कोविड था, उस टाइम पे ग्रोथ मोड बोल सकते हैं उस चीज को भी, पर छोटा ग्रोथ मोड था, G1। सो कोविड हुआ था तो सारे को फाउंडर्स अपने घर को जा सकते थे, है ना, सैलरीज रुकी हुई थी वगैरह, ये था। पर वी हैव रेजिलियंस की कितना ही टिकेगा, 3 महीने टिकेगा, 4 महीने टिकेगा, चल ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा काम पूरा कर लेंगे पीछे से, एंड देन जब खुलेगा तो हम काम शुरू करते हैं वहां से। तो रेजिलियंस होना जरूरी है कि आपके ऊपर कितने भी हथौड़े पड़ जाएं, पर आप पे डेंट नहीं आना चाहिए। डेंट आपको बनाना है यूनिवर्स पे, दैट्स व्हाट जॉब सेट। तो दीज आर द preliminary points what a company should have. Apart from this, from the practical point of view, a company should be good in the paperwork. They have clean books. They should be doing like a fair work. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ और है, पीछे कुछ और वाला हिसाब किताब, ये नहीं होना चाहिए। वो क्लीन कंपनी होनी चाहिए ग्रोथ स्टेज में। और आपको अपनी स्टोरी बतानी आनी चाहिए। आपको अपनी जो प्रोडक्ट की स्टोरी है कि वो कैसे बना, क्यों है, इसको पिच करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। प्रोडक्ट तो बन जाता है, प्रोडक्ट मतलब उसमें भी है चैलेंजेस हैं, कई लोगों को चैलेंजेस आते हैं, पर वो एक शॉर्ट चैलेंज है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद उसमें चैलेंज नहीं होता कि आपको अपग्रेड ही करना है। पर उसके बाद का चैलेंज होता है कि उसे सेल किसको करे और कौन सबसे पहला कस्टमर आएगा। ट्राई द फर्स्ट चैलेंज ऑफ ब्रिंगिंग द फर्स्ट कस्टमर। राइट। तो उसे बेचना भी एक चैलेंज है। तो आपको अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर है तो उनको अपने एरिया का, अपने इंटरेस्ट का, जिस एरिया पे वो काम कर रहे हैं उसका नॉलेज होना तो जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दे शुड नो हाउ टू सेल। Thank you so much. I had a great time, a very insightful conversation I had with you. Any two bits, anything before you leave you want to say, anything that you want to convey? Thank you so much, Yash, for letting me join you on this particular podcast, because the thing is that in Dehradun there is much less kind of these kind of initiative where the podcast has been done with the entrepreneurs and the things, because Uttarakhand में क्या है ना कि there is very much less exposure towards the technologies.
So I think so this particular podcast will going to help many other people who try to understand Sunfox and how we actually grow. And thank you so much for bringing out this story to the people out there. No, pleasure is our mind with it. Thank you. Pleasure. Thank you so much. Thank you.